हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 16 ऑफ मई। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन से जो आज के न्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो पहला आर्टिकल है वो है इम्पैक्ट ऑफ रुपीस डिप्रिशिएशन विज अविज डॉलर, यानी कि जो रुपी का डिप्रिशिएशन है और डॉलर की जो पोजीशन है वो क्या इम्पैक्ट कर रही है इकोनॉमिक सिचुएशन में, वो देखेंगे। क्योंकि रिसेंटली जो रुपी जो है वो 77 के भी नीचे पहुंच गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई थी। जो दूसरा न्यूज़ है पार्डन और रिमिशन, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो पावर होता है पार्डन और रिमिशन का, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये इस आर्टिकल में कवर की गई हैं, तो वो देखेंगे आगे जाके। सेंटर रीअसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है उसको रीअसेस कर रही है सेंटर, तो इसके बारे में आर्टिकल है। स्पेस एक्स जो रॉकेट है अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, स्टारलिंक के इंटरनेट जो कॉन्स्टलेशन है, स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है जो कि ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेट पेनिट्रेशन को अचीव करना, जो कि एलन मस्क का एक काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम है। सो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम बांग्लादेश ऑफर ऑफ सर्विस एट चिटागोंग पोर्ट। रिसेंटली चिटागोंग पोर्ट का ऑफ़र मिला है इंडिया को कि इंडिया चिटागोंग पोर्ट को यूज़ कर सकती है अगर नॉर्थ ईस्ट में एक्सेस चाहिए तो इसका नॉर्थ ईस्ट रीजन पे आखिर यहाँ और वहाँ के डेवलपमेंट में क्या असर आएगा ये हम देखेंगे। इसके अलावा अगली न्यूज़ है नासा का जो इनसाइट लैंडर है उन्होंने डिटेक्ट किया है मार्स क्वेक, यानी कि मार्स में जो वेरियस लैंड मूवमेंट या फिर सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सो लेट्स गो ऑन द फर्स्ट न्यूज़। तो पहला न्यूज़ है इम्पैक्ट ऑफ रुपीस डिप्रिशिएशन विज़ डॉलर। तो इसका इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगा, क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ने वाली है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो जो इंडियन रुपी है रिसेंटली 77 के स्तर पे पहुंच गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएशन है अगर रिसेंट कुछ मंथ्स की अगर बात करें तो, जो कि 77.63 में सेलिंग हो रही थी इसकी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही ये डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से ये फ्लक्चुएट होते रहता है ऑन डे टू डे बेसिस। तो अब ये एस्पेक्ट लगाया जा रहा है कि रुपी जो है वो फर्दर वीक होगा, जो कि 80 रुपी एक डॉलर, यानी कि एक डॉलर जो होगा वो 80 इंडियन रुपी के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सो इंडिया का जो रुपी का पोजीशन है और फॉरेक्स रिजर्व है उसके बारे में देख लेते हैं कि जो रुपी है वो विटनेस कर रही है स्टेडली डिक्लाइन, यानी जब से ये साल शुरू है 2022 तब से रुपी जो है वो ऑलमोस्ट 4% गिर गई है अगर यूएस डॉलर से कंपेयर करें तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी रिसेंटली 600 बिलियन डॉलर के नीचे पहुंच गई है, जो कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको यूज़ किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, ताकि वो रुपी को सपोर्ट कर सके, जो फर्दर डिप्रिशिएशन जो हो रहा है रुपी में उसको रोका जा सके। सो वो फैक्टर क्या है जो रुपी के वैल्यू को काफ़ी हद तक डिसाइड करते हैं, तो उसमें वो है कि डिमांड एंड सप्लाई। फॉरेक्स मार्केट में अगर रुपी की सप्लाई जो है वो डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड वेरियस फॉरेन एसेट जो कि हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर ऑयल की इंपोर्ट की डिमांड अगर हाई रहती है तो ये तय है कि रुपी में फॉल ज़रूर होगा, बिकॉज जो ऑयल है उसका जो परचेसिंग होती है वो डॉलर में होती है। तो जैसे जैसे ऑयल की प्राइस बढ़ती जाती है वैसे ही डॉलर की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है, और जिसकी वजह से जो रुपी है इसमें डिप्रिशिएट होता है, क्योंकि रुपी की डिमांड वहीं पे है लेकिन डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से रुपी में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कुछ और फैक्टर हैं जो रुपी को डिवैल्यू करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हाइक, जो कि फेडरल रिजर्व यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वहाँ इंटरेस्ट हाइक हो गया है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ के स्टॉक से पैसे निकाल के वहाँ जाके इन्वेस्ट करते हैं, इससे भी रुपी में डिप्रिशिएशन आता है। उसके अलावा जो
डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से भी रूपी जो है वो काफ़ी डिप्रिशिएट हो रही है। सो इसका जो पॉसिबल इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में वो क्या हो सकता है कि जो इंडिया का जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो $110 के भी पार पहुंच जाएगा कुछ टाइम पे, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल $100 के नीचे तो ये आने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, जो कि 10 साल के हाई को छूने वाली है, यानी कि जीडीपी का 3.3%। और फिजिकल डेफिसिट के अगर टारगेट की बात करें तो वो 3% ऑफ जीडीपी के नीचे रखने का होता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये होता नहीं दिख रहा है। सो इस न्यूज़ में अगर कुछ काम का है तो वो है इंडिया का करेंट अकाउंट डेफिसिट, उसके अलावा जो फॉरेक्स रिज़र्व है, ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग पार्डन एंड रिमिशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नेंस, और उसमें डिफरेंस क्या है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड ऑर्डर्स, कि कौन से ऑर्डर, कि गवर्नर कैन रिफर स्टेट गवर्नमेंट्स एडवाइस फॉर ग्रांटिंग रेमिशन ऑफ लाइफ कन्विक्ट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर जो प्रेसिडेंट को रिफ़र करता है कुछ पर्टिकुलर केसेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइस है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये पर्टिकुलर ऑर्डर है। सो अगर स्कोप देखें पार्डन की जो पावर है विथ प्रेसिडेंट और गवर्नर उसके बारे में, तो दोनों को ही ये पावर दिया गया है, जिसे कि मर्सी और क्लीमेंसी पावर भी कहते हैं। प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है अंडर आर्टिकल 72, जिसमें प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट रिमिशन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पनिशमेंट की, या फिर उसे सस्पेंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस को जो कि मिला हुआ है किसी प्रॉपर कन्विक्ट को। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डेथ सेंटेंसेस को भी पार्डन कर सकते हैं, ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन गवर्नर की अगर पावर की बात करें तो वो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो भी पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन कर सकते हैं किसी भी पनिशमेंट का। उसके अलावा सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं किसी भी टाइप के सेंटेंसेस जो कि कन्विक्ट को मिला हुआ है। लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो डेथ पेनल्टी को वो नहीं कर सकते हैं, रिमिट नहीं कर सकते हैं, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती है। इसके अलावा इस टाइप का प्रोविज़न जो है वो CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी है, जिसमें कि रिमिशन ऑफ प्रिजन सेंटेंसेस का एक प्रोविज़न है, जिसमें कि कम्प्लीटली या फिर जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है, जैसे कि अगर मान लो 14 साल का मिला हुआ है तो इसको या तो पूरी तरह ही इसको रिमिट कर दिया जाएगा या फिर पार्टली रिमिट करके इसको 7 साल का बना दिया जाएगा। तो ये सब इसका भी एक प्रोविज़न है इन CRPC। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर प्रोविज़न की बात करें तो अंडर आर्टिकल 72 ये प्रेसिडेंट के लिए है और आर्टिकल 161 ये गवर्नर के लिए। इसमें क्या होता है कि जो कि रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स है, जिस भी स्टेट का गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और स्टेट में रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट हो गया, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस करते हैं किसी भी जो कन्विक्ट है उनके जो सेंटेंसेस है उसको सस्पेंड करने का, रिमिट करने का या फिर कम्यूट करने का। तो इस टाइप के जो पावर है वो एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है इस पे वो क्या रही है ये देख लेते हैं। तो एक केस था मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का जजमेंट था। तो उसमें ये कहा गया कि जो 432 सेक्शन है और 433 जो सेक्शन है ऑफ CRPC, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है आर्टिकल 72 और 161 का, ये क्योंकि ये अलग है। जैसे कि रिसेंटली हमने अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने CRPC में कुछ प्रोविजंस देखें वो सिमिलर हैं, जिसमें मेंशन किया गया है कि रिमिट किया जा सकता है सेंटेंसेस को, लेकिन वो काफ़ी अलग है आर्टिकल 72 और 161 के द्वारा, जिसमें कि स्पेशल पावर मिलती है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। इस केस में कोर्ट ने ये रिएटरेट भी किया कि लाइफ सेंटेंसेस मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर
लाइफ अंटिल द लास्ट ब्रेथ, यानी कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी मरते दम तक वहीं रहना है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट रिमिट कर देती है इस तरह के पावर को एक्सरसाइज करके, अगर इसको रिमिट कर दिया जाता है तब तो बात अलग है, अदरवाइज लास्ट ब्रेथ तक लाइफ सेंटेंस जो होगा वहाँ पे कन्विक्ट जो है वो जेल पे ही बिताएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। सो दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग इम्प्लीकेशन ऑन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश ने चिट्टागोंग पोर्ट है उसकी एक्सेसिबिलिटी इंडिया को परमिट कर दी है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंटल वर्क चाहिए या वहाँ पे एक्सेस की अगर बात है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चिट्टागोंग पोर्ट को इस्तेमाल कर सकती है। तो जो चिट्टागोंग पोर्ट है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर्टिकुलरली असम और त्रिपुरा के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा जो मेघालय और मिजोरम है वो भी काफ़ी हद तक इससे बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चिट्टागोंग पोर्ट, ये हो गया त्रिपुरा, ये मेघालय का रीजन है, और उसके अलावा ये जो सारे रीजन हैं ये मेघालय हो गया, ये मिजोरम हो गया। और तो ये यहाँ से एक अच्छी खासी एक्सेस मिल जाएगी इंडिया को, बिकॉज चिकन नेक जो कॉरिडोर है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है और एक्सेसिबिलिटी का इशू हमेशा सही रहा है। तो ये पोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक एक अच्छा स्टेप हो सकता है अगर इंडिया इसको प्रॉपरली यूज़ करता है। तो अगर पार्टीशन के पहले की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो जो नॉर्थ ईस्ट था वो काफ़ी ईजिली एक्सेस करता था सी पोर्ट्स को, स्पेशली थ्रू चिट्टागोंग, क्योंकि जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। वो इस दौरान यूज़ होता था ब्रह्मपुत्र या और बराक रिवर, जो कि सीधे कनेक्ट करते थे इस रीजन को इन द सी। अब लेकिन पार्टीशन के बाद क्योंकि चिट्टागोंग पोर्ट अब बांग्लादेश के पास है तो इसकी वजह से इमीडिएटली इफेक्ट तो नहीं दिखा, क्योंकि असम की अगर बात करें तो 1950s के अराउंड में ये हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट्स में से एक था। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम होता चला गया, क्योंकि अब पोर्ट का एक्सेस नहीं है तो सी पे एक्सेस नहीं मिल पा रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये बैकवर्ड होता गया और कट होता गया फ्रॉम द फॉर्मल इकोनॉमी। लेकिन जो सिनारियो जो है वो न्यू रिजीम के आने के बाद चेंज हुआ है, क्योंकि जो शुरू हुआ था शेख हसीना जब इलेक्ट होके आई थी, क्योंकि तब एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015 में, जिसके बाद ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ इन दी बोथ कंट्री, अगर बात करें बॉर्डर एरियाज़ की। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश, तो नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन ए की टू इंक्रीज इन बायलैटरल इंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि लास्ट 5 ईयर में ही मोस्टली हुआ है। जो इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो फोकस करता है इस पर्टिकुलर रीजन पे, क्योंकि इस एक्ट ईस्ट पे फोकस करने पे जो दोनों कंट्री है इंडिया एंड बांग्लादेश, वो हेल्प कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, स्पेसिफिकली जो 4 स्टेट्स हैं जो कि हमने अर्लियर स्लाइड में मेंशन किया था, वहाँ का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकती है, जिससे दोनों कंट्री को फ़ायदा होने वाला है। जो वेरियस प्रोजेक्ट हैं नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के बीच में, उनमें से कुछ है, एक मैत्री सेतु है, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब है, उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो लिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं बाय दिस गवर्नमेंट। सो ये काफ़ी अच्छा साइन है बोथ द कंट्रीज़ के लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। दिस न्यूज़ इज सेंटर रीअसेसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जैसे कि आप सबको पता है कि जो कि CDS थे विपिन रावत, उनके साथ जो मिस हैपनिंग हुई थी उसके बाद जो नए चीफ ऑफ डिफेंस को अपॉइंट करना था उसमें थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है? ताकि वो प्रॉपरली रीअसेस कर सकें कि जो ओवरलैप होती है सिस्टम में, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है वो तीनों सर्विसेज के हेड होते हैं, तो कई बार कई चीज़ों की ओवरलैपिंग होती है जिसके वजह से जो चीज़ें हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाती है और कई प्रोसेसेस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक रुक जाते हैं, और इस वजह से जो डिले किया जा रहा है जो नए CDS को अपॉइंट करने में।
CDS की यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों सर्विसेज के जो क्रेस्ट हैं वो उनके कैप पे लगे होते हैं। उसके अलावा जो उनका शोल्डर का बैच होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड एंड हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है अगर उसकी बात करें तो ये पोस्ट सजेस्ट किया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा इन 1999। दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इस पोस्ट के क्रिएशन के लिए, जो कि फंक्शन करेगा एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर एंड परमानेंट चेयरमैन होगा चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी यानी कि COAC का। इसको क्रिएट करने का एम था कि फोस्टर करना ग्रेट ऑपरेशनल सिनर्जी बिटवीन जो 3 सर्विसेज हैं, चाहे मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स हों, उनके बीच में सिनर्जी स्थापित करना। उसके अलावा जो इंटर सर्विस जो फ्रिक्शन होता है उसको भी मिनिमम करने की कोशिश किया जाएगा इसमें। सो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है CDS की वो क्या होती है कि प्रोवाइड सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस टू द गवर्नमेंट, इंजेक्ट सिनर्जी इन प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट। उसके अलावा जो लॉजिस्टिक होता है आर्म्ड फोर्सेस की उसमें भी एडवाइस करना गवर्नमेंट को। आल्सो टू इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ लैंड, एयर एंड सी ऑपरेशंस, जो कि तीनों सर्विसेज है उनके बीच जो इंटीग्रेशन है वो प्रॉपरली करना। उसके अलावा मिलिट्री एडवाइज़र की भूमिका निभाना किसमें, PM लेड जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वहाँ पे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर जो हो रहे हैं वहाँ पे स्पेस एंड साइबर स्पेस का भी इशू आ रहा है। उसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। रिसेंटली आपने रशिया और यूक्रेन के वॉर में देखा होगा। तो इस तरह का जो कोलैबोरेशन है और सिनर्जी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें, जो इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें तो। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। सो दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग SpaceX रॉकेट लॉन्चेस द सैटेलाइट्स फॉर स्टारलिंक इंटरनेट कॉन्स्टलेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि जो स्टारलिंक इंटरनेट का जो प्रोजेक्ट है, जो कि एलॉन मस्क का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि वर्ल्ड में कि हर कोने में इंटरनेट प्रोवाइड करना, तो वो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो इसका जो नेक्स्ट सैटेलाइट है वो लॉन्च हो गया है बाई SpaceX। तो जो फाल्कन 9 का जो बूस्टर रॉकेट है जो कि 53 सैटेलाइट्स कैरी कर रहा था, उन्होंने स्टारलिंक का जो कॉन्स्टलेशन है इसमें एक सैटेलाइट को और पुट किया है जो कि कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था। ऑल सैटेलाइट्स वर सक्सेसफुली डिप्लॉयड इनटू द ऑर्बिट बाय द रॉकेट। स्टारलिंक के बारे में अगर देखें तो ये स्पेस बेस्ड सिस्टम है, यानी कि मल्टीपल कई टाइप की जो सैकड़ों सैटेलाइट्स होंगी इसमें, जिसे SpaceX फंड कर रही है कई सालों से, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी अंडर सर्व्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि कई कंट्रीज़, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँची है, वहाँ पे इंटरनेट पहुँचाने का ये काम करेगी। एम क्या है इसका, तो बिल्डिंग ए लो कॉस्ट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग इंटरनेट एक्सेस टू इंटायर ग्लोब, यानी कि पूरे ग्लोब, पूरे अर्थ के हर कोने पे इंटरनेट पहुंचाना इसका एम है। इसके अलावा जो SpaceX है वो इंटेंड करती है कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट के बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे जो कि कॉन्स्टलेशन की तरह ही प्लेस किए जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि ये हाई स्पीड केबल लाइक इंटरनेट दे सके टू एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लानेट। सो इस गोल को अचीव करने के लिए जो SpaceX है वो लॉन्च करेगी लगभग 4425 सैटेलाइट्स। इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी तभी ये जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग नासा's इनसाइट लैंडर डिटेक्ट्स लार्जेस्ट एवर मार्स क्वेक। मार्स क्वेक का होता है, जिस तरह से अर्थ में अर्थक्वेक होता है उसी तरह मार्स में मार्स क्वेक होता है। सो रिसेंटली नासा ने रिपोर्ट किया है कि उसका जो इनसाइट मार्स लैंडर है उन्होंने डिटेक्ट किया है लार्जेस्ट क्वेक एवर ऑब्जर्व्ड ऑन अनदर प्लैनेट। जो ये रोवर था ये लैंड हुआ था मार्स में नवंबर 2018 में। तब से अब तक इसने लगभग 1313
क्वेक्स जो है यानी कि लाइक अर्थक्वेक लाइक मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट किया है फ्रॉम 2018। सो जो लार्जेस्ट मार्स क्वेक था ये डिटेक्ट किया गया था अगस्त 2021 में, लास्ट ईयर। सो मार्स क्वेक के बारे में जान लेते हैं। अर्थ में क्या होता है, अर्थ क्वेक्स आते हैं किसकी वजह से, जो टेक्टोनिक प्लेट के जो शिफ्ट होता है, मूवमेंट होता है, उसकी वजह से। लेकिन मार्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्स में टेक्टोनिक प्लेट्स तो है नहीं, वो जबकि एक क्रस्ट है जो कि जाइंट प्लेट के रूप में बना हुआ है, जो कि सिर्फ एक क्रस्ट है। तो मार्स में जो मार्स क्वेक आते हैं वो क्यों आते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से है। और ये स्ट्रेस पड़ते हैं रॉक में फ्रैक्चर्स या फिर फॉल्ट जो होते हैं उसकी वजह से, जो कि जो क्रस्ट है, ये जाइंट प्लेट जो है उस पे जो स्ट्रेस आते हैं, इसकी वजह से इस टाइप के मार्स क्वेक आते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस क्वेक इज श्योर टू प्रोवाइड अ व्यू ऑन द प्लैनेट लाइक नो अदर। क्योंकि अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का कंपोजिशन काफ़ी हद तक अलग है फ्रॉम मार्स, और मार्स के बाद की अगर प्लैनेट की बात करें तो वो तो जोवियन प्लैनेट्स है, तो वहाँ पे तो गैसियस फॉर्म में ही है। तो मार्स अपने आप में ही काफ़ी एक यूनिक सा प्लैनेट है। तो साइंटिस्ट विल बी एनालाइजिंग दिस डेटा, जिससे कि मार्स के बारे में और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें जाना जा सके इन कमिंग फ्यूचर। तो इनसाइट लैंडर के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्टडी कर रहा है कंपोजिशन ऑफ मार्स, हाउ इट्स मटेरियल इज लेयर्ड, यानी कि जैसे कि इंडिया में अर्थ में क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर्स होते हैं। तो इसी टाइप के जो लेयर्स हैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा है ये पर्टिकुलर इनसाइट लैंडर। और उसके अलावा कितनी हीट आउट होती है, बाहर आती है फ्रॉम लैंड, तो इसके बारे में भी ये रिसर्च कर रही है। तो एक ऐसी स्टडी आई है कि अर्थ एंड मार्स जो कि काफ़ी सिमिलरली वार्म, वेट और सॉलिड ठीक एटमॉस्फेयर वाले हुआ करते थे जब तक वो एक साथ थे, लेकिन जब अलग अलग पाथ पे चले गए करीब 3 to 4 बिलियन ईयर्स पहले, उसके बाद से ये चेंजेस आने शुरू हुए हैं ग्रेजुअली। मार्स जो है वो चेंज होना बंद हो गया, वाइल अर्थ जो है वो कंटिन्यू टू इवॉल्व, यानी कि अर्थ इवॉल्व होता चला गया, पर लेकिन मार्स वही का वही रहा। जो इनसाइट जो रोवर है ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को कंपेयर करने में अर्थ और मार्स को, ताकि इससे ये कंक्लूज़न निकाला जा सके कि आखिर किस वे में जो मटेरियल्स हैं वो कंपोजिशन करते हैं एक पर्टिकुलर प्लैनेट की, जिससे कि लाइफ सपोर्ट मिलता है जैसे कि अर्थ में है, और अगर नहीं मिलता है जैसे कि मार्स में तो वो क्यों नहीं मिलता है। तो इसके बारे में एक प्रॉपर स्टडी हो पाएगी और कुछ टाइप के आंसर्स मिल पाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़।